जो टॉपिक हमारा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन डीबीएमएस। तो देखते हैं अपन फाइल ऑर्गेनाइजेशन डीबीएमएस क्या होता है। तो देखिए अपने पास मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो अपने इंडेक्सिंग बताया था, इंडेक्सिंग के पार्ट बताए थे, तो उसी के आगे अपना जो पार्ट है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फाइल रिकॉर्ड है ये क्या है, एक स्टोरेज है। क्या है? एक स्टोरेज है जिसमें प्राइमरी की का उपयोग करके हम रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, डुप्लीकेसी ना हो, तो उसके लिए हमेशा हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या बोला, फाइल रिकॉर्ड एक क्या स्टोरेज है जो प्राइमरी की का उपयोग करके हम रिकॉर्ड तक पहुँचते हैं। एक्सेस के टाइप और फ्रिक्वेंसी के साथ, यानी फ्रिक्वेंटली अगर हमें एक्सेस करना है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार, तो उसको निर्धारित किया जाता है, जो कि दिए गए रिकॉर्ड्स सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए उपयोग किया जाता है। जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए उनको यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न रिकॉर्ड्स के बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनाता है। क्या बनाता है? एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनाता है विभिन्न जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनके बीच। यह मेथड्स परिभाषित करता है कि डिस्क ब्लॉक, जो हमारे पास डिस्क ब्लॉक, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स जो हमारी बनती है, तो इंडेक्स के दो पार्ट हमने बताए थे। आपको एक बताया था काय के लिए, एक की के लिए बताया था, और एक हमने आपको रेफरेंस के लिए बताया था। और इसमें हमारे पास जो की पड़ती है, इसमें हम जो की डालते हैं, और जो रेफरेंस वाला ब्लॉक होता है उसमें जो हार्ड डिस्क के हमारे पास ट्रैक एंड सेक्टर्स ब्लॉक्स होते हैं उनको अपन यूज़ करते हैं। तो उनके बीच क्या बनता है? लॉजिकल रिलेशनशिप हमारा बनता है। तो ब्लॉक्स की जो फाइल्स होती हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? उनको मैप करते हैं। यानी पहले हम प्राइमरी की को फाइंड करते हैं, और प्राइमरी की से इंडेक्स से सीधे हम उस ब्लॉक को सर्च करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे हमारी फाइल स्टोर होती है। इससे हमारी क्या होती है? एक्सेस स्पीड हमको मिलती है। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है? ब्लॉक्स पर फाइलों के रिकॉर्ड्स कैसे मैप किए जाते हैं। दूसरा हमारे पास है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग उस तरीके को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। जो हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसका उपयोग उस तरीके को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जिसमें रिकॉर्ड्स, जिसमें हमारे क्या ब्लॉक्स के आइटम्स में स्टोर की संग्रह किए जाते हैं। किसमें स्टोर किए जाते हैं? संग्रह किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। और ब्लॉक्स को स्टोरेज में मीडियम रखा जाता है। जो हमारे पास क्या है, जो फाइल है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग हम किस तरह एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है कि जो जिसमें फाइल के ब्लॉक्स हैं, यानी रिकॉर्ड्स के जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं के आइटम में स्टोर किए जाते हैं। किसमें? जो हमारे पास जो ब्लॉक्स बनते हैं, ये देखिए हमने बताया हार्ड डिस्क में हमारे क्या बनते हैं? ट्रैक एंड सेक्टर्स बनते हैं। ट्रैक एंड सेक्टर्स के बाद उसमें क्या बनते हैं? ब्लॉक्स बनते हैं, जिनमें हमारा डेटा स्टोर। तो आइटम्स उन ब्लॉक्स में स्टोर किए जाते हैं, और ब्लॉक्स को स्टोरेज मीडिया में रखा जाता है। स्टोरेज मीडिया मतलब हमारे पास हार्ड डिस्क, उस ब्लॉक्स को किस में रखा जाता है? स्टोरेज मीडिया, ये हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइल के लिए, जो फाइल हमारे पास है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो फाइल के लिए डेटाबेस को मैप करने के लिए, ठीक है, पहला दृष्टिकोण कोई कई फाइलों का उपयोग करना, यानी जो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है उन फाइलों का क्या करना? उपयोग करना। और किसी भी दिए गए फाइल में केवल, जो हमारे पास जो फाइल्स है उनको दिए गए केवल एक निश्चित रिकॉर्ड्स को ही स्टोर करना होता है। यानी दिए गए जो हमारे पास है उनके एक निश्चित रिकॉर्ड्स को स्टोर करना ही हमारे लिए क्या होता है? स्टोर करना होता है। क्लियर? एक वैकल्पिक तरीका, एक हमारा का एक ऑप्शनल तरीका है, हम अपनी फाइलों को स्ट्रक्चर क्या करें? अपनी फाइलों को स्ट्रक्चर करें ताकि हमें रिकॉर्ड्स को कई लंबाई तक रख सकें। क्लियर? हमें क्या करें? कई लंबाई तक रख सकें। एक निश्चित लंबाई के रिकॉर्ड्स को फाइलें वेरिएबल्स के रिकॉर्ड्स को फाइलों की तुलना में लागू करना होता है। किसमें लागू करना होता है? फाइलों की तुलना में हमें इसको लागू करना है। यानी हमें किसी को स्टोरेज करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए आपको मालूम किसकी जरूरत पड़ती है? वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें डेटा को क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या है कि फाइल में डेटा को मैप करने के लिए हमें कई फाइलों के उपयोग किया करना पड़ता है, और दिए गए फाइलों में से केवल एक निश्चित लेंथ की, एक हर रिकॉर्ड्स का एक निश्चित लेंथ होता है, और उसी लेंथ के आधार पर रिकॉर्ड्स को अपन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और एक वैकल्पिक तरीका, एक ऑप्शनल तरीका हमारे पास ये होता है कि फाइल के स्ट्रक्चर करें, ताकि स्ट्रक्चर मतलब उसको वेल डिफाइन करें ताकि हम रिकॉर्ड्स को कई लंबाई तक रख सकें। एक निश्चित लंबाई के रिकॉर्ड्स को, फाइलों को वेरिएबल, यानी क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, यानी लेंथ के रिकॉर्ड्स को फाइलों की तुलना में हमें उसे लागू करना आसान होता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या लाता है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन।
अब देखिए फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो उद्देश्य है क्यों हम फाइल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास है, इसमें रिकॉर्ड्स को एक एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड्स को स्टोर करना, चयन करना होता है, और अर्थात रिकॉर्ड्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका क्या करें, सिलेक्शन किया जाए। इंसर्ट किए गए रिकॉर्ड्स पर लेन देन यानी डिलीट, अपडेट, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो वो ऑपरेशंस हम क्विकली यानी क्विक परफॉर्म कर सकें। यानी रिकॉर्ड्स को हम स्पष्ट तरीके से यानी स्पेशली तरीके से हम रिकॉर्ड्स को जितनी जल्दी सिलेक्शन करेंगे, जो रिकॉर्ड्स का सिलेक्शन हमारा पहला पॉइंट है, रिकॉर्ड्स का सिलेक्शन जितनी जल्दी होगा, फिर सिलेक्शन किए गए रिकॉर्ड्स पर जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे डिलीट ऑपरेशंस, अपडेट ऑपरेशन, इनको क्विक यानी आसान तरीके से होना चाहिए। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जैसे इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के परिणाम स्वरूप प्रेरित नहीं किया जा सकता। यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो गए, तो हमने आपको पहले बताया अगर एक रोल नंबर के 2 रिकॉर्ड्स पढ़े तो कितनी बार हमारे पास क्वेरी अपडेट होगी, 2 बार, डिलीट भी कितनी होगी, 2 बार, तो इंसर्ट भी कितना, तो हमारा क्या हो। और स्टोरेज को मिनिमम यानी स्टोरेज की जो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, इसको स्टोरेज को हमें क्या करना, कम से कम यूज़ करना। यानी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और डेटा को हमें स्पेस को भी बचाना, किसको बचाना है, हमें स्पेस को भी बचाना। तो मिनिमल इस कॉस्ट के लिए हम रिकॉर्ड्स को क्या कुशलता से स्टोर किया जाना चाहिए। तो ये हमारे उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के। अब देखिए फाइल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न मेथड्स हमारे पास क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न मेथड्स हैं। इन विशेष मेथड्स में एक्सेस सिलेक्शंस के आधार पर नुकसान यानी कि एडवांटेजेस हो सकते हैं या एडवांटेजेस हो सकता है। किसके आधार पर, विभिन्न जो हमारे पास मेथड्स हैं, इनके जो एक्सेस मेथड्स हमारे पास है, किस किस तरीके से हम फाइल को एक्सेस करते हैं, तो इनके जो सिलेक्शन है उसके हमें नुकसान भी हो सकते हैं और फायदे भी हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता अनुसार बेस्ट यानी सुइटेबल जो हमारे पास एक्सेस मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं। तो पहला हमारे पास है सीक्वेंशियल मेथड, फिर हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, बी ट्री फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलग अलग टाइप्स के हमारे पास है किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए और उस फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्या है, मेथड्स है। क्लियर। तो अब अपन देखते हैं, देखिए इस टाइप से हमारे पास आईडी जो हमने आपको बताया था, ये हमारा काहे के लिए की पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और ये देखिए हमारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं हार्ड डिस्क में। तो जैसे ही रिकॉर्ड्स यहाँ सर्च होगा डायरेक्ट जंप करके यहाँ पे देखेगा इसका रेफरेंस वाला एड्रेस कौन सा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे वो जंप करके आपको देगा। क्लियर। तो कन्फ्यूज़न है क्योंकि इस डिस्क ब्लॉक पर रिकॉर्ड को साझा किया गया, इसको क्लस्टर से संबंधित है। किससे संबंधित, तो हम अलग अलग समूह के लिए अलग अलग डिस्क ब्लॉक का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अपन इसमें बोलते हैं सेकेंडरी इंडेक्स, क्या बोलते हैं अपन इसको, सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक, देखिए सेकेंडरी इंडेक्स में क्या यूज होता है, ठीक, ये देखिए लेवल बने पॉइंट, इसमें देखिए रोल नंबर पॉइंटर, फिर इन पॉइंटर रोल नंबर को भी उन्होंने क्या कर दिया, एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क बना दिया, और यहाँ से फिर इनको पॉइंट किया गया कि किस ब्लॉक में डेटा हमारा डाला गया। ठीक है। अब चलिए अब अपन देखते हैं बी ट्री इन डीबीएमएस। क्या देखते हैं, बी ट्री इन डीबीएमएस। बी ट्री एक संतुलित बाइनरी ट्री। बी ट्री हमारी क्या होती है, जैसे हमारे पास ये बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में आपने बी ट्री नहीं पढ़ा होगा, ये देखिए हमारे पास बी ट्री। तो जब हमारे एक पेरेंट 2 चाइल्ड, तो ये हमारा क्या, बी ट्री। तो बी ट्री एक क्या संतुलित बाइनरी सर्च ट्री है। यह मल्टीपल लेवल इंडेक्स यानी मल्टीपल इंडेक्स फॉर्मेट का फॉलो करती है। मल्टीपल इंडेक्स के, जैसे इसके अंदर बना दिया, फिर इसके चाइल्ड हो गए, तो इसके फिर इसके चाइल्ड बना दिए अपन ने, तो इसके फिर इसके चाइल्ड बना दिए। तो देखिए मल्टीपल लेबल्स क्रिएट हो रहे हैं इसमें, ये देखिए हमने बना, तो ये मल्टीपल लेबल्स क्रिएट हो गए, और इनके मल्टीपल लेबल्स के अपने इंडेक्स के क्या है, फॉर्मेट। अब देखिए इसमें बोला जो ये नोड हमारे हैं, ये हमारा कहलाता है रूट नोड। कौन सा नोड कहलाता है, रूट नोड। ये हमारे कहलाते हैं लीफ। क्या कहलाती है, लीफ। क्लियर। तो बी प्लस ट्री में जो लीफ नोड है वो वास्तविक डेटा को क्या करता है, पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है।
वास्तविक डेटा को, यानी इसमें हमारे क्या पड़े डेटा, जैसे हम डेटा डालते हैं तो कहाँ डेटा, तो ये हमारे डेटा पड़े हुए, क्लियर। तो ये आपके वास्तविक डेटा को क्या करते हैं, पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बी ट्री में सुनिश्चित करता है कि सभी लीफ नोड्स एक ही ऊंचाई पर हो, यानी जो लीफ की हाइट है, जो हाइट है वो सबकी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हाइट कैसी होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए, क्लियर। बी ट्री में लीफ नोड को एक लिंक लिस्ट का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। जो बी ट्री है उसको अपन किस में जोड़ सकते हैं, एक लिंक लिस्ट का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। इसलिए बी ट्री में हम रैंडम एक्सेस के साथ साथ सीक्वेंशियल एक्सेस का भी समर्थन करते हैं। देखिए रैंडम एक्सेस आपको मैंने पहले ही बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ये देखिए इस टाइप से डेटा हमारे पास पड़ा 1 2 3 4 और 5, ये हमारा। अब जैसे हमें 3 को एक्सेस करना है, तो अगर हम सीक्वेंशियल एक्सेस करेंगे तो पहले किसको एक्सेस करेंगे, 2 को, फिर 3 को, फिर हम ये जो एक्सेस कर, फिर हमें 3 मिलेगा। यानी हमें कितनी स्टेज से गुजरना पड़ा, 1 2 3 स्टेज पे हमें मिला 3। तो ये जब हम क्रम से एक्सेस करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। और मान लो जो रैंडमली एक्सेस होता है, रैंडम एक्सेस होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट हमने जंप कर दी, जो वैल्यू डायरेक्ट अगर हम वहीं पे जंप कर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सेस, क्लियर, समझ गए ना, रैंडम एक्सेस। तो बी ट्री में हम रैंडम एक्सेस के साथ साथ सीक्वेंशियल एक्सेस को भी करते हैं। जैसे हम इस नोड पे गए, फिर इससे इस नोड पे गए, इससे इस नोड पे गए, सीक्वेंशियली भी चल सकते हैं, या डायरेक्ट हम जिस नोड पे जाना चाहें वहाँ नोड पे भी जंप कर सकते हैं, दोनों को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। बी ट्री में प्रत्येक लीफ नोड, जो लीफ नोड होता है वो अपने रूट नोड के समान दूरी पर होता है। जैसे ये हमारे पास, ये हमारा क्या है, रूट नोड है, ये हमारा लीफ, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी, समान दूरी पर होते हैं। बी ट्री में जो एंड ऑर्डर को कहा जाता है, तो एंड हर एक बी प्लस ट्री के लिए एक फिक्स्ड होता है। एंड हमारे पास क्या होता है, हर एक बी प्लस ट्री के लिए। तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके के नोड होते हैं, इंटरनल नोड और लीफ नोड। तो जैसे हमारे पास ये पड़ा डी, फिर यहाँ पे पॉइंट्स जी, तो ये देखिए इस टाइप से हमारे पास इसमें जोड़ दिया, तो ये नोड हमारे पास इतने कलेक्ट हो गए इसके। फिर हमारे पास इसमें पॉइंट करता है तो ये नोड जुड़ गए, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि इंटरनल नोड्स क्या होते हैं। बी ट्री में जो इंटरनल नोड्स हैं वो रूट नोड को छोड़कर कम से कम n+2 होना चाहिए। यानी कि हमारे पास ये जो नोड है इसको छोड़ दूं तो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये रूट है, इसको छोड़ दूं तो हमारे पास n+2 होना चाहिए, यानी इसके नोड कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए। n+2 रिकॉर्ड्स को पॉइंट करता है, यानी n डिवाइड, मान लो हमारे पास ये 4 नोड्स हैं तो 4 डिवाइड बाई 2, तो हमें कितने नोड मिलेंगे, 2 रिकॉर्ड्स को ये कितना करेगा, पॉइंटर। अधिकतम ट्री के लिए इंटरनल नोड्स एंड पॉइंटर्स होते हैं। अधिकतम नोड्स कितने होते हैं, एंड पॉइंटर, यानी जैसे हमने बोला इसमें 5 नोड है तो अधिकतम कितने होंगे, 5, तो 5 नोड, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल। लीफ नोड्स, तो बी ट्री में जो लीफ नोड्स होते हैं कम से कम n डिवाइड 2 रिकॉर्ड्स पॉइंटर्स और n डिवाइड बाई 2 वैल्यूज होती है, यानी आपके जितने रिकॉर्ड्स होंगे उसके लिए आपके पास उतनी ही क्या होंगी, की वैल्यूज होंगी। लीफ नोड्स, इंटरनल नोड्स में क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए रखता है, पॉइंटर नहीं होता, पॉइंटर हो सकते हैं, पर इसमें हमारे पास क्या, रिकॉर्ड्स, पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स और की दोनों होंगे, क्या होंगे, पॉइंटर्स और की दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे। अधिकतम लीफ नोड्स में n पॉइंटर्स हो सकते हैं, ये नोट्स मैं आपको दूंगा, बहुत ध्यान से पढ़िए। n रिकॉर्ड्स हो सकते हैं और n कीज में n कीज होते हैं। तो बी ट्री में जो प्रत्येक नोड्स होंगे अलग अलग नोड्स को क्या करेंगे, पॉइंटर करेंगे, और ब्लॉक्स हमारा क्या होगा, पॉइंटर ब्लॉक्स हमारा क्या होगा, p होगा, क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे समझते हैं सर्चिंग ए रिकॉर्ड्स इन बाइनरी ट्री। अगर बाइनरी ट्री में अगर रिकॉर्ड्स को हमें सर्च करना है तो मान लीजिए नीचे दिया हमारे पास एक ट्री स्ट्रक्चर है जिसमें हमें कितनी वैल्यू को खोजना, 55 वैल्यू को खोजना। तो सबसे पहले हम इमीडिएटली नोड्स के लिए पकड़ेंगे जो लीफ नोड होगा, किसमें होगा, लीफ नोड। तो सबसे पहले 55 के रिकॉर्ड्स हो सकता है, तो जैसे हमारे पास हम 55 और 75 के नोड के बीच की संख्या खोजेंगे। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, जो उसके बीच में वैल्यू होगी, यानी हम 55 को सर्च करना है तो 50 से पहले और 75 से बीच की वैल्यू को हम सर्च करेंगे। फिर हम तीसरे लीफ नोड पर डायरेक्ट होंगे, किस पे होंगे, तीसरे नोड पे होंगे।
तो हम तीसरे नोड पे पहुंचेंगे। यहाँ पे हमें देखेंगे DBMS 55 के लिए सीक्वेंशियल सर्च यूज़ करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, सीक्वेंशियल 50 पे जाएंगे, फिर हम 55 पे जाएंगे, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। बी ट्री में अगर हमें इंडेक्स क्या करना हो, इंसर्शन करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें हमें 60 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 60 जोड़ना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 55 के बाद 3 लीफ नोड्स में जाएगा, कितने लीफ नोड्स में जाएगा, तो ये एक बैलेंस ट्री होगा। इस ट्री का एक लीफ नोड्स पहले से भरा होगा, एक लीफ नोड्स क्या होगा, पहले से भरा होगा, इसलिए हम वहाँ 60 को नहीं डालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना, लीफ नोड्स को विभाजित करना होगा। इस लीफ नोड्स को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। इसके हम क्या करेंगे, भरने के कारक यानी संतुलन करने की व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे 55 50 के बाद आएगा, तो 75 से 70 से पहले आएगा, तो हम इन दोनों के बीच में इसको जोड़ेंगे। तो थर्ड लीफ में हम क्या करेंगे, 50 55 और 60 और 65 75 होते। तो वर्तमान में रूट नोड में जो हमारे पास 50 है उसको हम लीफ नोड के बीच से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, और इसको अपन संतुलन देंगे। तो 50 55 एक तरफ, 60 65 75 एक तरफ, दूसरे नोड्स में हमारे पास चला जाएगा। किस नोड में चला जाएगा, हमारे पास दूसरे नोड्स में यहाँ पे पास चला जाएगा। इस तरीके से हम इसमें रिकॉर्ड्स को डालते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा चलिए, तो इस तरीके से हम इसमें नोट्स को इंसर्शन करेंगे। अब देखते हैं बी प्लस ट्री में। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर ओवरफ्लो हमारे पास देखिए कैसा हो, जैसे आपने ट्री में दिया और ट्री की रेंज हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, जैसे आपने अगर अरे में पढ़ा होगा 0 1 2 3, सी में पढ़ा होगा 4। इसमें इंडेक्स मैक्सिमम एलिमेंट कितने डाल सकते हैं हम, 5 एलिमेंट्स डाल सकते हैं। अगर हम 5 से ज़्यादा डालेंगे, अभी आपने स्टैक की कंडीशन भी पढ़ी होगी, अगर हम 5 से ज़्यादा इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या है, ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी। और 1 से नीचे, अगर 0 से नीचे वैल्यू को इनपुट इंसर्ट करेंगे तो हमारी किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, अंडरफ्लो। तो ध्यान रखना, ओवरफ्लो के समय एंट्री डाल सकते हैं, एक समय सामान्य जो हमारे पास परिस्थिति को नोड को खोजना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री, इसको बोलते हैं अपन बाइनरी बी प्लस ट्री। क्लियर। अब देखिए बी प्लस ट्री में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मेरी आवाज़ बैठी हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो समझने में, तो एक बार इसको पढ़िएगा जरूर, फिर अपन नहीं होगा तो इसको दोबारा क्लास ले लेंगे, लाइव क्लास, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास जैसे 60 हमें डिलीट करना है, कितना डिलीट करना है, ये देखिए हमारे पास है, और इसमें से हमें 60 आइटम को डिलीट करना है। तो हम देखें इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इमीडिएटली नोड से हटेंगे और बी प्लस ट्री के नियम को संतुष्ट नहीं करेंगे अपन, क्या जो नियम है अपने पास, इसलिए अपन क्या करेंगे, बैलेंस ट्री होने को उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करने की आवश्यकता होगी। तो अपने पास 60 हटाना है, तो नोड को व्यवस्थित करेंगे और देखिए 50 60, और यहाँ से अपन किसको क्या कर देंगे, यहाँ से रिकॉर्ड्स को अपन हटा देंगे, रिकॉर्ड्स को क्या कर देंगे अपन, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, चलिए इतना ही रखेंगे आज, ठीक है। तो इसमें आप लोग काम पढ़िएगा, इसको नोट्स भेज देंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर मैं नोट्स चाहिए, तो नोट्स में धीमे धीमे जैसे पढ़ाता जाऊँगा नोट्स दे दूँगा, और पिछले नोट्स भी मैं बना दूँगा, तो उनको भी आपको भेज दूँगा, ठीक। मेरे पास हार्ड कॉपी रखी है, ठीक है। तो अब जैसा है कि तो सॉफ्ट कॉपी में आपको स्कैन करके भिजवा दूँगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आराम से पढ़िए, समझ में आएगा धीमे धीमे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको अभी लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रही हैं, तो अब देखिए ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में देखिए हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते कि क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही, फिर भी आप बीच बीच फीडबैक लेते रहेंगे। और किसी स्टूडेंट्स को वास्तव में प्रॉब्लम होगी तो अपन देखेंगे कुछ लाइव क्लासेस जूम पे लेंगे, ठीक है, 1-2 दिन,
सब समझ में आएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक है। पढ़ाई भी करते जाइए, साथ साथ वीडियो देखिए, रोज़ वीडियो देखिए। और हमने आपको बोला है आप नेट्स पे सर्च करिए, नोट्स, खुद के नोट्स बनाइए, अगर एग्ज़ाम होगा तो आपको नोट्स को हेल्प होगी आपके लिए। नोट्स भी बनाते रहिए, बीच बीच में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी जो नोट्स मैं दे रहा हूँ, जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले नोट्स में भेज चुका हूँ, हिंदी का भी मैं PDF पूरा भेज चुका हूँ। फिर भी जो मैं रोज़ पढ़ाऊँगा उन नोट्स को भी मैं आप तक भेजूँगा ज़रूर, उनको भी आप पढ़ते रहेंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको समझ में आएगा। आपका फर्स्ट ईयर है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो, कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी हम लोग यहाँ से हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों की सारी हेल्प करेंगे हम लोग, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत आएगी नोट्स मटेरियल का, आप कोई दिक्कत मत करिए, सभी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।